आंसर बता दो मुझे। पहले वाले को 1,68,000। हाँ। सेकंड 2 लाख निकाला है, ये निकाला है कि एनएवी निकाला है? एनएवी कैसे निकाला है? म्यूनिसिपल टैक्स लेस करने के बाद। ओके, ये एनएवी निकाला है फिलहाल। ठीक है, फिर थर्ड हाउस का कितना है? 1,35,500 आया है सबका? 3,500। 1,08,000। इसका 61,000 है। ठीक है, सबका उतना ही आया क्या? 1,08,000। डन यहाँ तक? तुम लोगों को अभी ये याद हो गया कि अपन को क्या करना है? एनएवी तक क्या करना है अपन को? म्यूनिसिपल टैक्स और फेयर रेंट विच एवर इज, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, फिर हायर वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर इज आर एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, ठीक है, विल बी आर जीएबी। ठीक है, जीएबी में से म्यूनिसिपल टैक्स पेड माइनस करते हैं, पेड बेसिस पे माइनस होता है, जो पे नहीं हुआ वो माइनस नहीं होगा, अगले साल पे होगा तो अगले साल माइनस होगा, है ना? अगर ओनर पे करे तभी माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा? एनएबी। अब दो डिडक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला डिडक्शन तो सिंपल है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, कि आपको एनएबी का 30% क्या कर देना है? लेस कर देना है। ये तो क्लियर है। दूसरे फंड डिडक्शन की बात करते हैं, इंटरेस्ट, है ना? तो लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो सेक्शन सेक्शन 24B है। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। है ना, तो अपन इंटरेस्ट से जुड़ी हुई सारी बातें करेंगे इन डिटेल अभी, है ना? तो पहला पॉइंट, इसमें ABCD करके ना पॉइंट्स लिखते जाना। तो पहला पॉइंट लिखो, या 1 2 3 4 करके लिखते जाओ, जैसे भी करना। हाँ, पहला पॉइंट लिखो, इंटरेस्ट ऑन लोन श्रुति है अकाउंट्स की क्लास। हाँ बस 5 मिनट हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड, नए टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना? उसमें मैं पहला ही पॉइंट लिखवा रही हूँ अभी। Interest on loan is allowed as deduction if loan is taken, if loan is taken for the purpose of house property,
टेकन के आगे ना यूज्ड भी लिख लेना, ब्रैकेट में लिखना यूज्ड, टेकन के सामने यूज्ड ब्रैकेट में लिख लेना ना, लोन इज टेकन और यूज्ड ऐसा है, तो यूज अपन ब्रैकेट में लिखेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज परचेज, परचेज, कंस्ट्रक्शन, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रेनोवेशन। परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रेनोवेशन। ये वाला पॉइंट तो बहुत सिंपल है कि अगर मैंने लोन लिया है, मैंने यूज वर्ड इसीलिए लिखवा दिया तुम लोगों को ब्रैकेट में कि मान लो मैंने कोई पर्सनल लोन लिया है, एक तो हाउस लोन ही होता है कि हाउस लोन लिया मैंने और उससे परचेज किया, कंस्ट्रक्शन किया, रेनोवेशन किया। अगर मान लो मैंने कोई और पर्सनल लोन भी लिया है, ठीक है, जिसमें स्पेसिफाई मैंने नहीं किया कि ये हाउस लोन है, बट मैंने उसको यूज किया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ओनली, फॉर रेनोवेशन ऑफ हाउस या रिपेयर ऑफ हाउस, तो भी वो उसका इंटरेस्ट अलाउड होगा। अच्छा, अलाउड वर्ड का मैंने मतलब तुम लोगों को सिखा दिया था ना, इसका मतलब है उसको माइनस करने मिलेगा। ठीक है, डन है यहाँ तक। चलो बी पॉइंट समझो, बी पॉइंट लिखो। बी पॉइंट भी बहुत सिंपल है, लोन किससे लिया गया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, किसी से भी, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, फ्रेंड से, फैमिली से, किसी से भी लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिख लो, लोन में बी टेकन फ्रॉम, लोन में बी टेकन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, loan may be taken from bank, financial institution, friends, family, etc. Friends, family, etc. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर है। चलो अभी म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में क्या पढ़ा था कि वो पेड बेसिस पे अलाउ होता है ना, कैश बेसिस अपन ने सीखा था कि पे जितना हुआ उतना ही अलाउ होगा, जो पे नहीं किया वो अलाउ नहीं होगा, जब पे करेंगे तब अलाउ होगा। इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पर अलाउ होता है। अब ड्यू बेसिस का मतलब क्या हुआ, अक्रूवल बेसिस, ठीक है, इस साल का जितना भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ उतना हमको डिडक्शन मिलेगा, भले हमने पे किया हो चाहे ना किया हो। समझ गए है ना, तो ये वाला पॉइंट लिख लो, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। इसका मतलब समझ में आया ना, इसको और थोड़ा सा कर लेंगे। जो पेड है वो तो अलाउड है ही, जो आउटस्टैंडिंग है वो भी अलाउड है। हाँ ठीक है, आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउड है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि देखो मैं, मेरे को इंटरेस्ट चुकाना था, मैं नहीं चुका पाई, मान लो मुझे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को रीपे करना था किसी गिवन डेट पर और मैं नहीं रीपे कर पाई, तो बैंक ने क्या किया होगा, इस पर और इंटरेस्ट लगा दिया होगा, इस इंटरेस्ट पे भी क्या लग गया होगा, इंटरेस्ट, कि भाई मैंने ड्यू डेट पे नहीं किया, तो इस इंटरेस्ट पे भी क्या लग गया, इंटरेस्ट। ऐसे इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, कंपाउंडिंग में पीनल इंटरेस्ट। वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपन को इंटरेस्ट पे भी वो मिलता नहीं है ना, वो एक्यूमुलेट होता जाता है, वो होता है ना। पीनल इंटरेस्ट इज पेनाल्टी वाला इंटरेस्ट,
कि आपने क्योंकि टाइम से पे नहीं किया इसीलिए हमने उस पर भी क्या लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया. इट इज जस्ट लाइक अ पेनाल्टी. बेटा पेनाल्टी वाला इंटरेस्ट आपको अलाउड नहीं होगा क्योंकि वो आपका हाउस लोन पे नहीं लग रहा है, वो इसीलिए लग रहा है कि आपने पे नहीं किया उसको टाइम. दैट इज द पेनाल्टी नॉट एन इंटरेस्ट. समझ गए हो? तो वो अलाउड नहीं होगा. ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है ये भी. चलो लिख लो इसको भी. इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ब्रैकेट में लिखना पीनल इंटरेस्ट. ठीक है, इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. यहां तक क्लियर है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट तुम लोग समझना. कौन से वाले पॉइंट तक पहुंच रहे हो तुम लोग? ये पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर लिख पाती हूँ. ठीक है, तुमने हाउस प्रॉपर्टी के लिए बेटा लोन लिया. मान लो तुमने एसबीआई से लिया. ठीक है, एट द रेट 6 हम रेट पे कौन सा बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, लोन दे रहा है तुम लोग को? 9% ले लेते हैं अपन. ठीक है, कि तुमने 9% इंटरेस्ट रेट पे क्या दे लिया है, लोन लिया है. किसके लिए? हाउस प्रॉपर्टी के लिए. ठीक है, अब ये 9% तुमको अलाउड है एज डिडक्शन. ठीक है बेटा, बाद में तुमको पता चला कि एक दूसरा बैंक है जो कम रेट पर लोन दे रहा है. एक दूसरा बैंक है. ठीक है, मान लो अपन ले लेते हैं आईसीआईसीआई. वो कम रेट पे क्या दे रहा है, लोन दे रहा है. ठीक है, तो तुमने क्या किया, तुमने आईसीआईसीआई से लोन लिया और एसबीआई का लोन चुका दिया. तो अब क्या हुआ, तुम्हारा कम रेट वाला लोन चालू है और ज्यादा रेट वाला लोन क्या कर दिया तुमने, चुका दिया. तुमने आईसीआईसीआई से लोन लिया एट द रेट 7%. ठीक है ना, इतना कम मिलता नहीं है पर ठीक है, मिल गया तुम्हें. और इससे क्या पे कर दिया बेटा, ये तो चुका दिया तुमने. अब सवाल ये है कि ये जो 7% इंटरेस्ट है ये अलाउ होगा क्या? तुम लोग पहले सोच लो फिर अपन डिस्कस करेंगे. 9% का तो अलाउ हो रहा था बट वो तो अब तुमने चुका दिया. अरे तुम लोग ऐसे ऐसे रुक रुक के क्यों आ रहे हो, और अकाउंट्स की क्लास में क्यों नहीं थी? हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि तू बहुत बार लेट उठ रहा है. और फिर अकाउंट की क्लास में क्या हो रहा है? नहीं नहीं चलेगा कल से. कल से तो सारी क्लासेस में होना चाहिए. सिर्फ अगर कॉलेज वॉलेज जाना है, ठीक है, या कुछ कहीं जाना पड़ रहा है तो मिस करो. ठीक है, वरना तीनों क्लासेस फिजिकल अटेंड करो. ऑल द बेस्ट. ठीक है, तो फिजिकल अटेंड करो. एकदम साथ में बैठ गए हो दोनों एक जैसे कपड़े पहन के. चल हाँ, क्या सवाल था? अब तो एक क्लास के लिए आया, वो भी तो आधी क्लास में आया है और अन्ना मैम की क्लास भी नहीं है. चल ठीक है, बस शाम तक पढ़ता रहता है तो ठीक है. क्या इसका लोन 7% का डिडक्शन? हाँ बताओ, क्या लगता है तुम लोगों को नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए? हाँ सोच लो कृष्णा. हाँ नहीं मिलना चाहिए. एसबीआई के लोन पे डिडक्शन नहीं देता. मान लो 1 साल का मिल गया होगा. अपन तो कभी भी लोन तो क्या है, मेरा 7 साल का है. 2 साल का मैंने एसबीआई का 9% का डिडक्शन लिया. 2 साल बाद मैंने आईसीआईसी लोन लिया फ्रेश और पुराने लोन को चुका दिया. तो तीसरे साल से मुझे क्या लग रहा है, 7% का इंटरेस्ट लग रहा है. मिलना चाहिए. ये लोग बोल रहे नहीं मिलना चाहिए.
मिलेगा, क्योंकि देखो इनडायरेक्टली तो मैंने इस पैसे को इसके चुकाने के लिए यूज किया और इसके पैसे कहाँ लगे हैं, घर में, तो इनडायरेक्टली ये पैसे भी तो हाउस प्रॉपर्टी में ही लगे ना। समझ में आया क्या? ठीक है, ये पेनाल्टी थोड़ी ना है, ये पैसों से हमने पुराना लोन चुका दिया, बट नया लोन तो हमारा चालू है ना, और पुराने लोन के पैसे कहाँ लगे थे, हाउस प्रॉपर्टी में ही लगे थे, तो ये इंटरेस्ट यस अलाउ होगा 24B में। ठीक है, समझ में आया? तो इसको बना लो, अगर बनाना है तो फिर मैं इसको सेंटेंस में भी लिखवा देती हूँ। लिखो, इफ अ फ्रेश लोन इज टेकन, हाँ ये जो बनाया तुम लोगों ने उसी का एक्सप्लेनेशन है। इफ अ फ्रेश लोन इज टेकन फॉर रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन, for repayment of earlier loan and earlier loan was taken for house property, earlier loan was taken for house property, then interest on fresh loan, is allowed as deduction. Interest on fresh loan is allowed as deduction. ठीक है, अब देखो कौन सा पॉइंट में आ गए अपन, हाँ है ना, ठीक है, इसको समझना, ये वाला समझ में आ गया था, पिछला वाला पूरा अच्छे से। अब देखो जैसे मान लो कि मैं लोन ले रही हूँ फॉर हाउस प्रॉपर्टी, पर मैं कहाँ से ले रही हूँ, मैं बाहर से ले रही हूँ, ठीक है, मैंने एक नॉन रेसिडेंट, ठीक है, अपना वही मिस्टर हैरी, ठीक है, मैंने मिस्टर हैरी से क्या किया, लोन लिया, ठीक है, तो मैं इसको क्या पे कर रही हूँ बेटा, है ना, अब इंटरेस्ट तो किसी से भी लिया, मतलब लोन तो किसी से भी लिया हो,
फॉर हाउस प्रॉपर्टी तो वो अलाउ होता है, ठीक है। पर अभी अपन आगे जाकर टीडीएस के प्रोविजंस पढ़ेंगे, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। लॉ बोलता है कि अगर आप बाहर इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो नॉन रेसिडेंट को, तो आप पहले टीडीएस डिडक्ट कर लो, फिर आप बचा हुआ इंटरेस्ट नॉन रेसिडेंट को पे करो, क्योंकि बहुत लॉजिकल है ना, नॉन रेसिडेंट को तो पैसे बाहर चले जाएंगे, फिर गवर्नमेंट कहाँ जाएगी नॉन रेसिडेंट को पकड़ने उस इंटरेस्ट पे टैक्स लेने के लिए, ठीक है। वो इंटरेस्ट क्या है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है ना, अक्रूड एंड अराइज्ड इन इंडिया, ठीक है। तो मतलब वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि तुम टीडीएस काट के ही क्या दो उसको, इंटरेस्ट दो, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोविजन है कि अगर तुमने टीडीएस काटने के बाद इंटरेस्ट पे किया है तो इंटरेस्ट अलाउ होगा, तो इंटरेस्ट को तुम माइनस करोगे। बट अगर तुम टीडीएस काटना भूल गए, ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है तो हमारा टैक्स देना भूल गए ना, हम तुमको डिडक्शन देना भी भूल जाते हैं, ठीक है, हम तुमको डिडक्शन नहीं देंगे, ठीक है। तो इस इंटरेस्ट पे मुझे क्या डिडक्ट करना है बेटा, टीडीएस। इफ टीडीएस इज डिडक्टेड, डिडक्शन 24B का अलाउड, ठीक है, समझ में आई ये वाली बात। हाँ चल लिख लो इसको, बना लो, बनाना चाह रहे हो तो। हाँ लिखो, इफ एनी इंटरेस्ट, if any interest is paid or payable, is paid or payable outside India, if any interest is paid or payable outside India shall not be allowed as deduction, shall not be allowed as deduction. If TDS not deducted, if TDS not deducted on such interest, चलो अपन ने वो कैटेगरीज बनाई थी ना, ठीक है, जिसमें अपन ने वो पूरा कैलकुलेशन लिखा था, कैटेगरीज बनाई थी, लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अपन सबको 0 0 लिख कर आए थे, पर नीचे अपन ने सिर्फ क्या लिया था, इंटरेस्ट का डिडक्शन। डीम लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है और लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। बट कौन से वाले केस में, तीन ही केस है,
तीनों में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल रहा है, बट तीनों में से किस में कितना डिडक्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो एफ के बाद कौन सा पॉइंट आ गया अपना जी, है ना। चार्ट बनाएंगे, लिमिट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन, देखो लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी दोनों केसेस में कोई लिमिट नहीं है, मतलब जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो पेबल है उतना डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। फुल इंटरेस्ट इज अलाउड, कोई लिमिट नहीं है बेटा यहाँ पर। बाकी एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसमें कितने होते थे, 2 मैक्स घर होते थे, उसके ऊपर वाले तो डीम लेट आउट में आ गए, ठीक है। और कौन से पर्पस के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, क्योंकि कमर्शियल पर्पस के लिए अगर मैंने सेल्फ ऑक्यूपाई की हुई है तो उसको तो मैं क्या करती हूँ, इग्नोर, हाँ ठीक है। तो अभी अपन रेसिडेंशियल सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 घर की बात कर रहे हैं, जिसमें अपन सबको 0 0 0 लेते हैं बट इंटरेस्ट का डिडक्शन लेते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें 2 केसेस है, कितने केस है, 2, एक स्पेशल केस है एक जनरल केस। स्पेशल केस में ध्यान से सुनना, 3 कंडीशंस देंगे अपन, अगर तीनों पूरी होती हैं, ठीक है, तो फिर मैक्सिमम 2 लाख तक का इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, ठीक है। और अगर तीनों में से कोई भी एक पूरी नहीं हुई तो फिर स्पेशल केस लगेगा नहीं, फिर जनरल लग जाएगा, समझ में आया। तो स्पेशल और जनरल ऐसे बनाया हुआ है कि अगर तीनों कंडीशंस पूरी हुई तो फिर स्पेशल केस लगेगा, 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा मैक्सिमम, और जनरल अगर लगा तो मैक्स 30,000 का डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट कितना भी पे किया हो, समझ में आया। कितने डिडक्शन मिलेगा एसओपी के केस में, सिर्फ एसओपी के केस में नहीं, ठीक है, 30,000। पर अगर मैं मुझे 3 कंडीशन बताने वाली हूँ वो पूरी हो गई तो फिर मैक्सिमम कितना मिलेगा, 2 लाख, ठीक है ना। तो वो 3 कंडीशन अब लिखते हैं। फर्स्ट इज इफ लोन is taken after 1499, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि लोन 1/4/99 के बाद लिया गया, ठीक है। सेकेंड कंडीशन भी बहुत सिंपल है, एंड लगा दो या प्लस लगा दो क्योंकि तीनों को साथ में पूरा करना है, ठीक है। लोन इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही। अगर रेनोवेशन रिपेयर के लिए लोन लिया है तो वो जनरल में चला जाए, ठीक है, क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि लोन किसके लिए लिया है, परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तभी हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम कहाँ चले जाएंगे, जनरल में चले जाएंगे, और कितने का ले लेंगे मैक्सिमम डिडक्शन, 30,000 का, ठीक है।
है ना। अगर लोन 1499 के पहले लिया गया है तो भी हम कहाँ चले जाएंगे, जनरल में चले जाएंगे। ठीक है, अब ये दो कंडीशंस पूरी हुई तो हम तीसरी कंडीशन भी चेक करेंगे जो कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए ही है। मतलब अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो ही थर्ड कंडीशन चेक करनी है, वरना चेक नहीं करनी। ठीक है, मतलब परचेज के लिए अगर लोन लिया है तो थर्ड कंडीशन चेक नहीं करनी। ठीक है, हाँ हाँ, ये किसके लिए है, वैसे मैं इसमें भी लिखवा दूंगी ना, पर यहाँ साइड में भी लिखवा देते हैं। ओनली इफ कंस्ट्रक्शन इज, ठीक है, मैं उसके अंदर भी लिखवा देती हूँ। इफ लोन is taken for construction, if loan is taken for construction, construction should be, should construction should be completed within the period of 5 years, within the period of 5 years from the end of financial year, from the end of financial year in which loan was taken। ठीक है, इसको समझना ये वाली लाइन को। मान लो मैंने लोन लिया 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 18, यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने 17-18 में क्या किया, लोन लिया, यहाँ पे लिया लोन, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया। ठीक है, पहली कंडीशन पूरी हो रही है, दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है, कंस्ट्रक्शन के लिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि जिस साल लोन लिया उस साल के एंड से, उस साल के एंड से 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब 31 मार्च 18 से 5 साल काउंट करो तो 19, 20, 21, 22, 23, 31 मार्च 23, समझना है। इसके यहां से काउंट नहीं करना है, लोन के डेट से, एट फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लोन वाज टेकन। 31 मार्च 18 एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस साल हमने लोन लिया उस साल से 5 साल काउंट करते हैं तो 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, 31 मार्च 23 के पहले कंस्ट्रक्शन क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। समझ में आया क्या, है ना। कंस्ट्रक्शन जब भी कंप्लीट होता है ना, एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया जाता है अथॉरिटी से, वो मिल जाना चाहिए। मतलब क्लियर है, बताओ कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, पक्का है ना। तो ये तीनों कंडीशंस पूरी हुई बेटा, तो कितना डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम 2 लाख, है ना। मतलब इंटरेस्ट जितना भी पे कर रहे हो और 2 लाख हाँ, इंटरेस्ट कम पे कर रहे हो तो कम का डिडक्शन, whichever is less। मुझे ये लिखो, मैं क्वेश्चन देख लूं, क्वेश्चन है क्या करना है मेरे पास।
लिख लिया है क्या? हो गया ये? चलो मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसके पहले जस्ट पहले एक पॉइंट और लिख लो। लिखो। हाँ लिखो अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस जैसे कि मैंने रिपेयर करवाया है घर का, या मैंने घर का इंश्योरेंस पे किया है, ठीक है, या पार्किंग चार्जेस पे किए हैं, सिक्योरिटी के लिए चार्जेस पे किए हैं, या इलेक्ट्रिसिटी या वाटर चार्जेस पे किए हैं, कोई भी खर्चा किया हो घर के लिए, कुछ भी अलाउ होगा नहीं बेटा, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% दिया ना, वो इसी पर्पज से दिया कि तुम घर मेंटेन करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा खर्चे करते हो, ठीक है, हमको वो सारे खर्चों का हिसाब रखना बहुत मुश्किल है। एक तो आप बिल विल मेंटेन करोगे नहीं, एक इंडिविजुअल भी एक हाउस प्रॉपर्टी ओन कर सकता है और उसको रेंट पे चढ़ा सकता है, वो कोई बुक्स बुक्स तो बना नहीं रहा, तो वो जो भी घर में मरम्मत का और थोड़ा बहुत जो खर्चा करता होगा उसका वो हिसाब तो रखता नहीं होगा, तो फिर गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि भाई कितने का रिपेयर करवाया, कितने के सिक्योरिटी चार्जेस तुमने पे किए, कितने के वाटर चार्जेस तुमने पे किए, तो वो झंझट में ही नहीं पड़ना। उन्होंने बोला कि एक काम करो, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, जो भी तुमने खर्चे किए होंगे वो सब उसमें ही आ गए, और इंटरेस्ट में डिडक्शन अलग से ले लो, बस यही दो डिडक्शन अलाउड है, ठीक है। ये दो डिडक्शन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी, समझ गए क्या, है ना। तो इन सब में लिख लो नॉट अलाउड, नॉट अलाउड बिकॉज 30% standard deduction is allowed. तुम लोग को कौन सा क्वेश्चन करवा दो? मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, पढ़ो इस क्वेश्चन। मॉड्यूल का अगर पेज नंबर देखना है तो 3.151। Anirudh has a property whose municipal value is 1,30,000 per annum, fair rent 1,10,000 per annum, and the standard rent fixed by the Rent Control Act is 1,20,000 per annum. Property was let out for a rent of 11,000 per month throughout the previous year. अनरियलाइज रेंट का अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट मैंने तुम लोग को नोट लिखवाया था कि अनरियलाइज रेंट इज जस्ट लाइक अ बैड डेट, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 11,000 क्या कर देंगे, एक्चुअल रेंट से माइनस कर देंगे। एंड ऑल कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 4, ये अभी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, कि अनरियलाइज रेंट
अलाउ होता है अगर कुछ कंडीशंस पूरी होती है। अलाउ मतलब एक्चुअल रेंज से माइनस हो जाता है अगर कुछ कंडीशंस पूरी हो तो यहाँ बोल रहा है कि सारी कंडीशन पूरी हो गई है तो हमको अलाउ करना है, माइनस करना है, ठीक है। He paid municipal tax of 10% of municipal value, है ना। Interest on borrowed capital was 40,000 per for the year. Compute his income from house property for assessment year 24-25. Full presentation के साथ, है ना। 80 का नाम लिखो ऊपर, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेडिंग डालो। बनाया, चलो करना स्टार्ट करो। हाँ करो ना, मैं सिर्फ प्रेजेंट, अच्छा क्वेश्चन बड़ा कर दूं, चलो पूरा ही बड़ा कर दिया। प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखना। हाँ, एक्चुअल रेंट जब लिखोगे ना तो डिडक्ट करने के बाद ही लिखो, क्योंकि फिर वो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जब कंपैरिजन होगा तो एक्चुअल रेंट एम्ब्रेलाइज रेंट की वजह से कम आएगा, तो कम करके ही हम कंपेयर करेंगे।
सैटरडे की क्लासेस रिकवर हुई है अभी, हो गई। तो कैसे रिया तेरी छुट्टी हुई पूरी तीनों सब्जेक्ट की? हाँ, और कौन नहीं आया था सैटरडे को? आया था क्या बेटा? हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो माइनस करना ही है, वो तो बोलना ही नहीं है। डिडक्शन कब माइनस करोगे? एनएबी के बाद। तो दो, पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो फिर इंटरेस्ट। एनएबी, हाँ, 30% ऑफ प्रेजेंटेशन दिखा। देखो ये गलती बोल रहा है, ठीक है, इस पर अभी अपन डिस्कशन करेंगे। मैं चाह रही थी कि कोई ना कोई तो ये करे। तूने गलत किया। वो चार्ट फिर से देखने को गलती समझ में आ जाएगी, पर मेरे को डिस्कशन इसलिए करना है क्योंकि सबसे कभी ना कभी ये वाली गलती हुई। ये लिखना यहाँ पे क्या है, ये एनएबी है, ये जीएबी है ना? तो यहाँ पे लिखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, बाकी सही है। हाँ, जीएबी, ठीक है। हम्म, हम्म, हो गया क्या? 35,600 है ना? देखो ये गलती जो कृष्णा से हुई है वो हो सकती है क्योंकि अपन भूल जाते हैं कि लेट आउट और डीम लेट आउट के केस में तो कोई लिमिट है ही नहीं। ठीक है, ये जो 2,30,000 वाली जो लिमिट है वो इतनी अच्छे से याद रह जाती है हमको कि हम लेट आउट और डीम लेट आउट में भी वो लिमिट लगा देते हैं। वो सिर्फ किस केस में लगानी है? एसओपी के केस में। समझ में आया? बाकी लेट आउट डीम लेट आउट के केस में जितना इंटरेस्ट होगा उतना अलाउ करेंगे। समझ गए क्या? एक क्वेश्चन फटाक से फिर से देखते हैं, ठीक है?
इलस्ट्रेशन नंबर 3 मॉड्यूल का पेज नंबर 3.148 स्क्रीन से ही देख लो। मिस्टर मानस owns 2 house properties, one at Bombay wherein his family resides. कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कौन सी कैटेगरी की प्रॉपर्टी हुई? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस पर्पस। एंड अदर एट दिल्ली व्हिच इज अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की केस कैटेगरी में ही आप रख दें, ठीक है। He lives in Chandigarh for his employment purpose in the rented house. For acquisition of house property at Bombay, he has taken a loan of 30 lakhs at the rate 10% per annum on 1/4/2022. ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 1/4/22 में लोन लिया है ना। और एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लोन लिया है। एक एक चीज, एक्विजिशन मतलब क्या? परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। परचेज किया तो थर्ड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टू कंडीशन पूरी हो गई क्या? हुई ना। 1499 के बाद, 1499 के बाद और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दोनों कंडीशन पूरी हो गई, थर्ड कंडीशन चेक करनी नहीं है। तो कितना मिलेगा? मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है ना। सोचना कैसे है ये सीखो। तो लोन कितना है? 30 लाख, उसका 10% पर एनम कितना लोन बना, इंटरेस्ट बना? 30 लाख इंटू 10%, 3 लाख। मैक्सिमम कितना अलाउ होगा? 2 लाख। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना। ये क्लियर है? He has not paid any amount so far. उससे कोई फर्क पड़ता है? इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, ठीक है। तो नहीं पे किया तो भी कोई बात नहीं, अलाउ होगा, ठीक है। ये सब कंफ्यूज करने के लिए लाइन्स दी होती है बीच में, है ना। कि अलाउ नहीं हुआ है, पे नहीं किया तो चलो म्युनिसिपल टैक्स वाला ही याद है कि पे हुआ है तो ये अलाउ होगा, नहीं, ड्यू बेसिस पे अलाउ होगा। चलो अब इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली, जिसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड ही मान रहे हैं, yeah, because it is unoccupied, he has taken a loan of 5 lakh at the rate 11% per annum on 1/10/2022 for repair. रिपेयर के लिए लिया तो मैक्सिमम कितना लाओगा? रिपेयर के लिए लिया तो सीधे सीधे कितना लाओगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में? 30,000, ठीक है। पर देख लो कितना लोन बनता है, मतलब 5 लाख पे 11% देखो कितना है? 55 आ रहा है, which will be restricted to 30,000। समझ गया? ठीक है। Compute the deduction which would be available to him under section 24B। तो 2 लाख उसका और 30,000 इसका, 2,30,000 का डिडक्शन उसको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ देखो ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है इन्होंने, प्रेजेंटेशन देख लो एक बार। हाँ कंप्यूट तो कर ही लिया है, प्रेजेंट कर लो एक बार। क्या हुआ? नहीं करना? करना कर देते हैं। असली का नाम लिखो, प्रीवियस ईयर असेसमेंट डील लिखो और कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B हेडिंग डालो और डिडक्शन का कैलकुलेशन कर दो।